Hi everyone, welcome to Concept Skills once again. This is lecture number 4th of molecular biology. In last class we have discussed about the how the genetic material is discovered, the various experiments done to perform for the search of genetic material like Griffith transformation experiment, Avery McLeod McCarthy experiment, and last but not the least, Hershey and Chase transduction experiment. Also, we have discussed about the various properties of the genetic material and how the DNA is actually more stable than the RNA. In today's class, we are going to discuss about the central dogma, reverse central dogma, RNA world, and the various types of RNA. So let's begin the class. First of all, we will discuss about the central dogma of molecular biology. As the name suggests, dogma का simply मतलब हमारे पास होता है principle, right? Principle. It's not PAL, वो स्कूल वाला प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी जो सिद्धांत है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। एक्चुअली है क्या सिद्धांत, वो देखते हैं। तो देखिए, जो सेंट्रल प्रिंसिपल है वो है क्या। सबसे पहले हमारे पास डीएनए होता है किसी भी सेल में, उससे फिर हमारे पास आरएनए बनता है, एंड देन फाइनली हमारे पास क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, राइट। और सबसे पहले बिल्कुल ही स्टार्टिंग में डीएनए से डीएनए बनता है, जिसे हम रेप्लिकेशन कहेंगे। और जो डीएनए से आरएनए बना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस बात को अब आप ध्यान रख लो कि एक्चुअली ट्रांसक्राइब कौन होता है, डीएनए ट्रांसक्राइब होता है। आरएनए से जो प्रोटीन बना, दैट इज एक्चुअली ट्रांसलेशन, राइट। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं RCTL एंड REP से, रिमेंबर। सो इट इज एक्चुअली, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो, वेट, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। कहाँ से कहाँ का हो रही है, फ्रॉम मास्टर कॉपी, मास्टर कौन है सभी का, और डिक्टेटर डीएनए, टू वर्किंग कॉपी। वर्किंग कॉपी कौन है, वर्किंग कॉपी है हमारे पास आरएनए, एंड फ्रॉम आरएनए टू ट्रेट एक्सप्रेसिंग मॉलिक्यूल। ट्रेट एक्सप्रेसिंग मॉलिक्यूल कौन है, ट्रेट को एक्चुअली फिनोटिपिकली कौन लाता है, दैट इज एक्चुअली प्रोटीन। तो डीएनए से ट्रांसफर हुआ फ्रॉम आरएनए एंड देन फाइनली प्रोटीन। और एक्चुअली दिस सेंट्रल डॉगमा वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक की डिस्कवरी हम एक और पढ़ चुके हैं, दैट इज एक्चुअली डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए गिवन इन 1952 अलॉन्ग विद जेम्स वॉटसन। तो इन्होंने, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था 1958 में। 1958 में एक और घटना हुई है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया है फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। किसके द्वारा, मेसेल्सन एंड स्टाल, मेसेल्सन एंड स्टाल इन प्रोकैरियोट्स। ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। एंड दूसरा आपके पास जो टेलर इटाल थे, उन्होंने प्रोकैरियोट्स में किया था, यूकैरियोट्स में, सॉरी, राइट। तो 1958 आपको याद रखना है। डेट्स हमने कौन कौन सी पढ़ ली है, 1869 में न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी, देन 1928 में सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट हुआ विद द ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। देन उसके 16 साल बाद, यस, 1944 में हमारे पास अवेरी मैकलियड एंड मैकार्टी ने क्या किया था, ये फाइनली प्रूव कर दिया था दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। देन उसके 8 साल बाद, दैट इज 1952
1952 में हर्शी एंड चेज का ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट हुआ था, राइट। फिर 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया गया। देन हमारे पास फिर आती है डेट 1958। 1958 में काफ़ी सारे इवेंट होते हैं, सेंट्रल डॉगमा दिया जाता है। देन आपके पास सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन प्रूव किया जाता है इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने सेंट्रल डॉगमा के बारे में देख लिया। अब डीएनए और इसके बारे में अगर हम आरएनए के बारे में कुछ लिखें, तो डीएनए के बारे में हम एक चीज़ लिख सकते हैं, दैट डीएनए इज एक्चुअली ऑटोकैटालिटिक as well as हेट्रोकैटालिटिक मॉलिक्यूल। डीएनए जो है वो ऑटोकैटालिटिक एंड हेट्रोकैटालिटिक मॉलिक्यूल है। क्यों बोलते हैं ऐसा? बिकॉज डीएनए एबल टू मेक इट्स ओन कॉपी, able to make its own copy by the process of replication, whereas इसे हेट्रोकैटालिटिक मॉलिक्यूल क्यों कहा गया? बिकॉज डीएनए से, फ्रॉम डीएनए आरएनए कैन बी सिंथेसाइज्ड। एक दूसरा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। रिमेंबर वन थिंग, हम जब स्टेटमेंट्स आपको बिल्कुल डायरेक्ट आती है सेंट्रल डॉगमा में, वो आपको यही घुमा देते हैं दैट आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड टू प्रोड्यूस डीएनए और डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड टू प्रोड्यूस आरएनए और आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड टू प्रोड्यूस प्रोटीन। तो बताना है कौन सा सही है। वी नो ट्रांसक्राइब कौन हो रहा है? डीएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है इनटू दी आरएनए, रेस्ट आपके पास सारा गलत है। एंड RNA is actually translated to the protein, not the protein is translated to the RNA। वो घुमा देते हैं, बस आपको लाइंस का मतलब समझ आना चाहिए, राइट। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, प्रिंसिपल का मतलब होता है लॉ, सिद्धांत, जो कि सभी ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं। बट 1970 में क्या हुआ? इस जो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, पहले हम इतना देखते हैं। ये देखिए, सेंट्रल डॉगमा से हम क्या समझते हैं कि डीएनए से पहले आरएनए बनता है एंड देन आरएनए से हमारे पास प्रोटीन बनती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। वन स्टेप इज मिसिंग कि सबसे पहले डीएनए से डीएनए दैट इज रेप्लिकेशन होती है। तो यहाँ पे हम डिटेल में समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल perpetuation of genetic information from generation to generation information जाती है। कैसे जाती है? यहाँ पे सबसे पहले डीएनए मॉलिक्यूल होगा, उसकी रेप्लिकेशन होगी, यानी सेम कॉपीज हमारे पास बन जाएगी बाय द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज 3 इफ वी टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स। अब डीएनए से हमारे पास फिर बनेगा एमआरएनए। बेसिकली यहाँ पर जो ये आरएनए बनता है ना, इट इज़ एक्चुअली एमआरएनए। वैसे आरएनए कितने टाइप के होते हैं? यूजुअली हम देखें आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, यूजुअली 3 तरह के हैं जो मोस्ट कॉमन टाइप के आरएनए हैं। बट जो आरएनए प्रोटीन बना सकता है दैट इज ओनली mRNA। mRNA कैन ओनली बी ट्रांसलेटेड, अब ध्यान से सुनना, mRNA इज द ओनली RNA विच गेट ट्रांसलेटेड excuse me, which get translated into the protein। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब स्पेसिफाई कर दिया कौन सा आरएनए है, दैट इज एक्चुअली एमआरएनए। हमें यहाँ पे एमआरएनए ही लिखना चाहिए बिकॉज वो ही ट्रांसलेट होता है इनटू द प्रोटीन। फिर ये एमआरएनए है, इट गेट ट्रांसलेटेड इनटू द पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, सो दिस इज द बैक्टीरियल सेल। अब जो इनके नीचे लेबल्स लिखे होते हैं, कैप्शंस लिखे होते हैं, वो ध्यान से पढ़ना। देखो पहले बैक्टीरियल सेल में क्या है कि डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड बना, दैट इज ट्रांसलेशन। अभी हम क्या देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है? एमआरएनए है,
एंड उसके साथ राइबोसोम है। अभी सिर्फ इतनी चीज़ याद रखो, हर डायग्राम का कुछ ना कुछ significance है यहाँ पे। In a bacterial cell which lacks a nucleus, mRNA produced by transcription is immediately translated without additional processing। तो क्या बोला है कि यू के प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, यानी बैक्टीरियल सेल में कोई भी न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। जो आपके पास जेनेटिक मटेरियल होता है ये कन्फाइंड रीजन में प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो हमारे पास डीएनए इज गेट ट्रांसक्राइब्ड विद इन दी साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में ही सारा प्रोसेस चलेगा। एंड इमीडिएटली जैसे ही आपके पास एज सुन एज एमआरएनए फॉर्म, उससे आपके पास पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हो जाता है। एक्चुअली जो आपके पास बैक्टीरियल सेल है या फिर प्रोकैरियोट्स है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है वो को प्रोसेसेस होती है, यानी एक साथ चल पड़ती है। जैसे जैसे आपके पास मान लो एमआरएनए फॉर्म हुआ, यहाँ पे राइबोसोम जुड़ जाएगा एंड न्यू प्रोटीन आपके पास फॉर्म होती चली जाएगी। बट यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, हमें पता है उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले तो रेप्लिकेशन हुआ, चलो वो न्यूक्लियस के अंदर हो गया। फिर डीएनए से प्री एमआरएनए बनता है, डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनता, प्री एमआरएनए। और इसे काफ़ी सारे नाम होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। एचएनआरएनए बेसिकली ये इमेच्योर और द प्रिकर्सर ऑफ मेच्योर आरएनए है। प्री एमआरएनए क्यों बोला, दैट इज अ प्रिकर्सर ऑफ मेच्योर एमआरएनए। तो इससे प्री एमआरएनए बना एंड देन उसके बाद एक और प्रोसेस होती है, इट इज़ अ ट्रांजिएंट बिटवीन द ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बीच एक प्रोसेस है, दैट इज नोन एज आरएनए की प्रोसेसिंग और आरएनए की स्प्लाइसिंग, जो मर्जी आप बोल लो। तो वो प्रोसेसिंग होती है जिससे कि मेच्योर एमआरएनए बनता है। देन मेच्योर एमआरएनए जो है इट गेट ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड टू दी साइटोप्लाज्म एंड देन फाइनली फिर साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होती है। तो क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस प्रोवाइड्स अ सेपरेट कंपार्टमेंट फॉर ट्रांसक्रिप्शन, राइट। ओरिजिनल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कॉल्ड pre-mRNA is processed in various ways before leaving the nucleus as mRNA। जो आपके पास ओरिजिनल आरएनए प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्री एमआरएनए, वो आपके पास सबसे पहले मेच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट होगा बिफोर लिविंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब हमने बोला जो सेंट्रल डॉग्मा है उसकी कुछ आपके पास एक्सेप्शन है। सेंट्रल डॉग्मा तो ये था कि डीएनए से एमआरएनए बना एंड एमआरएनए से हमारी फिर प्रोटीन बनी। अभी यूजुअली आपको एमआरएनए इसलिए नहीं लिखते, डायरेक्टली आरएनए इसलिए लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बट एक्चुअली एमआरएनए ही इन्वॉल्व है इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ट्रांसलेशन। अब रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा किस किस में होता है, सबसे पहले थोड़ी डिस्कवरी देख लेते हैं, या फिर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा में एक्चुअली क्या होता है, कुछ वायरसेस होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। तो हम वायरल आरएनए लिख देते हैं। अब उससे सबसे पहले क्या बनता है, डीएनए बनता है। तो देखो अभी तक हम क्या देखते थे कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बनी, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज ट्रांसलेशन। बट यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो इसे क्या बोल देंगे हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बस कुछ ज़्यादा फंडा नहीं है। फिर डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए से दोबारा से आरएनए बन जाएगा, बिकॉज ट्रांसलेट तो आरएनए ही होता है, डीएनए ट्रांसलेट डायरेक्ट प्रोटीन में नहीं हो सकता। तो पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई, फिर डीएनए बना। डीएनए कैसा बना, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा, दैट्स वाई हम यहाँ पे सी डीएनए लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हुई ट्रांसक्रिप्शन एंड फिर यहाँ पे हुई ट्रांसलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा। तो रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा की थोड़ी बहुत हम डिस्कवरर के बारे में लिखें तो सबसे पहले इट इज़ एन एक्सेप्शन टू सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा के लिए ये एक्सेप्शन है। फिर इट इज प्रपोज्ड बाय टैमिन एंड बाल्टीमोर। टैमिन एंड बाल्टीमोर ने ये डिस्कवर किया था, ईयर आपको पता होना चाहिए, दैट इज स्पेसिफिकली 1970, 1970 में डिस्कवर किया था। दैट्स वाई इसी को ही हम क्या कह देते हैं, टैमिनिज्म भी कह देते हैं। अब ये किस में पाया जाता है, ये एक्चुअली फाउंड इन सम
फाउंड इन सम स्पेशल राइबोवायरस। ऐसा नहीं है सारे राइबोवायरस। राइबोवायरस क्या होते हैं? वायरसेस विच हैव आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल, बट सम स्पेशल राइबोवायरसेस नोन एज द रेट्रोवायरसेस। राइबोवायरस का क्या मतलब है? जिनके पास आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है। तो रेट्रोवायरसेस हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर स्पेशली क्या है? रेट्रोवायरसेस के पास स्पेशल एंजाइम होना चाहिए, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जो कि कैटेलाइज करवाता है, कैटेलाइजेज प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? आपके पास जो डीएनए है, नॉट डीएनए, आरएनए है, उससे हमारे पास डीएनए फॉर्म होगा, दैट इज एक्चुअली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे कि ये वायरल डीएनए था, ठीक है। वायरल डीएनए से हमारे पास बना सीडीएनए। इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया? दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर हमारे पास क्या आया? सी डीएनए से बना व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से आरएनए बनेगा, एक्चुअली एमआरएनए बनेगा, एंड देन फिर हमारे पास प्रोटीन बन जाएगी। सो दिस इज एक्चुअली दी सी डीएनए से ये नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन है, एंड दिस इज नॉर्मल ट्रांसलेशन। Now, this step is utilized by an enzyme, special enzyme reverse transcriptase। देखो मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ पे। वायरल डीएनए होगा तब तो नॉर्मल सेंट्रल डॉग्मा फॉलो होगा ना यार। वायरल आरएनए है हमारे पास, आरएनए से डीएनए बन रहा है, रिमेंबर। एंड इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा को। चलो आगे चल के देखते हैं। तो आई होप रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा के बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। तो अब रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा देख लीजिए, जिसे हमने टेमिनिज्म भी कहा, वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या हुआ? ये फर्स्ट स्टेप है, दैट इज आरएनए से डीएनए बना, राइट। फिर डीएनए से हमारे पास आरएनए बना। फर्स्ट स्टेप इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, कैटालाइज्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, प्रेजेंट ओनली इन दी रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस के एग्जाम्पल मैंने बताए नहीं, उसमें आप एक HIV डाल देना एंड QB फाज डाल देना, ठीक है। HIV एंड QB बैक्टीरियोफाज। फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारे पास RNA से प्रोटीन बनेगा, दैट इज ट्रांसलेशन। यहाँ पे लिख ही देते हैं ना रेट्रोवायरसेस के थोड़े बहुत एग्जाम्पल। क्या क्या देखे रेट्रोवायरसेस में? HIV एंड QB फाज, QB बैक्टीरियोफाज जो होता है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं RNA वर्ल्ड की तरफ। हम DNA के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बेसिकली देखेंगे RNA के बारे में। सो RNA की फुल फॉर्म लिख लेते हैं सबसे पहले। व्हाट एक्चुअली RNA मीन्स? RNA इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड इसमें शुगर कौन सी प्रेजेंट होगी? शुगर यहाँ पर प्रेजेंट होती है राइबोज। और अगर उसका मैं फटाफट से आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो सबसे पहले तो आप फ्यूरेनोज रिंग बना लो, ठीक है। इसे फ्यूरेनोज रिंग कहते हैं। अब इसमें आप वैलेंसी सेटिस्फाई करो, HOH 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 HCH2OH।
So this is actually first carbon, this is second carbon, this is third carbon, this is fourth carbon, and fifth carbon is not present within the ring, it is present outside the ring. अब यहाँ पे राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज के बारे में डिफरेंस वैसे भी बताया था कि राइबोज में OH प्रेजेंट होता है, दैट इज द रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 प्राइम एंड पे, एंड डीऑक्सीराइबोज में प्रेजेंट नहीं होता. सो दिस इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज. अब यहाँ पर वो क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोटाइड सेम प्रेजेंट होगी. नाइट्रोजिनस बेसिस की अगर हम बात करें, नाइट्रोजिनस बेसिस होगी, एडिनाइन प्रेजेंट होगी, गुआनाइन प्रेजेंट होगी. ये दोनों आ गई प्यूरीन्स. अब पिरिमिडीन्स देखें तो साइटोसिन भी प्रेजेंट होगी एंड यूरेसिल प्रेजेंट होगी, थाइमिन प्रेजेंट नहीं होती. ऑल्सो आरएनए के बारे में बस इतना ही था. और जनरली आरएनए जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड कि डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. वेरस डीएनए जो है वो आपके पास डबल स्ट्रैंडेड यूजुअली होता है. एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है किस में, इन सम वायरसेस. कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है. नहीं तो वैसे यूजुअली हमारे पास जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, डीएनए ही होता है. यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ आएगा आरएनए एक्चुअली बनता कैसे है. ये देखो, ये है हमारे पास वेट, एक डीएनए टेम्पलेट है, ये दी गई. हमें पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो एक्चुअली क्या हुआ है, सेपरेट हो गया है, 2 स्ट्रैंड्स में सेपरेट हो चुका है. उसमें से एक जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. तो फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक टेम्पलेट की तरह काम किया, वो हमने यहाँ पे बना दिया. अब ये वाला डीएनए जो है दैट इज़ 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड प्रेजेंट है. और इस पे अब आरएनटीपीज जुड़ेगी, आरएनटीपीज जुड़ेगी, न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेगी, मतलब राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेगी. आरएनटीपीज का सिंपल मतलब है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेगी. अब आपको समझ आनी चाहिए ये चीज़ें. चलो मैं आगे चल के आपको एक्टिवेटेड और नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड के बारे में भी समझा दूंगा. बट अभी तो आप ये समझ लो, न्यूक्लियोटाइड तो पढ़ा है ना तुमने. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड को हम कैसे नाम देते हैं, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट. तो ये है नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड, ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड हैं. बस जब इसमें 2 पायरोफॉस्फेट जुड़ गए हाई एनर्जी के साथ तो वो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. इसी को ही हम क्या कह देते हैं, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड. लो बता दिया, यहीं पे कंफ्यूजन खत्म हो गया, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड. तो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड एंड नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, न्यूक्लियोटाइड जो है उसका जनरल स्ट्रक्चर बनाऊं तो दिस इज शुगर, दिस इज नाइट्रोजनस बेस एंड दिस इज फॉस्फेट. बट दिस इज, हम इसे लिख सकते हैं NMP, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट प्रेजेंट है. बट एक्टिवेटेड और चार्ज न्यूक्लियोटाइड का मतलब है, क्या मतलब है कि नाइट्रोजनस बेस है, एक फॉस्फेट भी है, बट उसके साथ 2 पायरोफॉस्फेट आपके पास जुड़ चुके हैं. दिस इज नोन एज NTP एंड दिस इज NMP. अब क्या होगा, RNTPs आएगी. RNTPs का मतलब है जिनमें कि हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, OH प्रेजेंट होगा 2 प्राइम पे. RNTPs आई, वो यहाँ पे जुड़ी, ये देखो 3 फॉस्फेट है, 1 2 3, फिर अगली आई 1 2 3. तो RNTPs आती गई, वो यहाँ पे जुड़ती गई. बट ये पायरोफॉस्फेट जो है, सबसे पहले जो आपके पास RNTP होगा वो तो एक्चुअली सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, सबस्ट्रेट की तरह यहाँ पे जुड़ गया न्यू स्ट्रैंड पे जो ग्रोइंग RNA स्ट्रैंड है. बट ये एक्चुअली और क्या काम करता है, सबस्ट्रेट के साथ साथ एनर्जी भी प्रोवाइड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. रिमेंबर ये वाला बॉन्ड कौन सा होता था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है. तो इसको फॉर्म कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ये आपके पास पायरोफॉस्फेट ही देते हैं. ऐसे करते करते आपके पास क्या बन जाएगा, एक पूरा यहाँ पर नया स्ट्रैंड बन जाएगा.
सो दिस इज डन बाय आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज ने किया कि डीएनए से हमने क्या बना दिया, आरएनए बना दिया। ये प्रोसेस होगी ट्रांसक्रिप्शन, कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। अब टाइप्स ऑफ आरएनए को थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जनरली 3 मेन टाइप के होते हैं आरएनए। उसके लिए ट्रिक याद रख लेना, पीएमटी होता था, आरएमटी याद रख लेना, दैट इज आरआरएनए। दूसरा आ गया एमआरएनए, फिर तीसरा आ गया टीआरएनए। कुछ आपके पास अदर टाइप के भी होते हैं, सम अदर टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक जो थोड़ा अनदर टाइप का आरएनए है, दैट इज जीनोमिक आरएनए, यानी जीनोमिक मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल। तो इसी को ही जेनेटिक आरएनए कह देते हैं। इनको हम डिटेल में लेंगे सभी को, ठीक है, डोंट वरी। फिर एक आता है हमारे पास कैटालिटिक आरएनए, आरएनए एक्ट एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। फिर तीसरा हमारे पास आते हैं एसएनआरएनए, फिर एससीआरएनए हो गया, राइट। फिर एक आता है हमारे पास, ये हो गया स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये हो गया स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, दिस इज आरएनए जो है दैट इज स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। और एक जो आपके पास है दैट इज एमआई आरएनए, जिसको इस साल मेडिसिन में नोबेल प्राइज भी मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ ये माइक्रो आरएनए है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इस बार जो आपके पास नोबेल प्राइज दिया गया है, साइंटिस्ट का नेम मुझे याद नहीं आ रहा, किन 2 साइंटिस्ट को मिला है, तो वो माइक्रो आरएनए से रिलेटेड उनको मिला है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। जो ये 3 टाइप के आरएनए हैं ना आपके पास, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, इनके बीच एक्चुअली डिफरेंस है क्या? तो उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक आपको ये याद रखनी है दैट फिरोज एंड अख्तर, रुको मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लूँ, ट्रिक। तो ट्रिक इज फिरोज एंड अख्तर एसएमएस करो सीएम एकता कपूर को, कपूर की स्पेलिंग भी नहीं आ रही, एकता कपूर को सॉफ्टली। अब देखो फिरोज से हो जाएगा आपके पास फुल फॉर्म क्या है इनका, मैंने लिख तो रहे हैं बट उसका फुल फॉर्म क्या है। अख्तर से हो जाएगा अ माउंटेन सेल, एस से हो जाएगा साइज, एम से हो जाएगा मोलेक्युलर वेट, अगेन एस से हो जाएगा हमारे पास साइट ऑफ सिंथेसिस। इससे आप फीचर्स ना भूलोगे नहीं जितने भी हैं, ये आपको फ़ायदा हो जाएगा। सी से हो जाएगा कोडिंग रीजन, एम से हो जाएगा आपके पास मॉडिफिकेशन बेसिस में जो हुई है, कोई ऐसा आरएनए है जिसमें मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन इन बेसिस। एकता कपूर से ई से हो जाएगा एंजाइम्स फॉर देयर सिंथेसिस, फॉर देयर सिंथेसिस। एंड एस से हो जाएगा अगेन आपके पास, एस से याद नहीं आ रहा, अदर नेम। एफ से हो जाएगा फंक्शन क्या है इनका, टी से हो जाएगा हमारे पास टाइप्स, एंड हाँ एस से फिर हमारे पास हो गया स्टेबिलिटी, कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये ट्रिक आपको बस याद रखनी है दिमाग में। इसे हम एक जगह डाल देते हैं, राइट। तो बस आपको ये याद रखनी है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए के बीच। अब फीचर्स यहाँ पे दोबारा लिख लेंगे, अब आप मेरे को लिखवाओगे, ठीक है, प्लीज़ लिखवाना। सबसे पहला फीचर क्या है, फर्स्ट फीचर बताइए।
फर्स्ट फीचर इज फिरोज, फुल फॉर्म। सेकंड फीचर इज, फटाफट बताते जाओ, सेकंड फीचर इज अख्तर, अमाउंट इन सेल। थर्ड फीचर इज फिरोज एंड अख्तर SMS, साइज। फोर्थ फीचर इज साइज M से हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। फिफ्थ से हो जाएगा हमारे पास S से, SMS का लास्ट S से, साइट ऑफ देयर सिंथेसिस। एंड SMS करो CM से हो जाएगा कोडिंग रीजन, कौन कोडिंग है एक्चुअली। सेवेंथ से हो जाएगा हमारे पास M से हो जाएगा हमारे पास मॉडिफिकेशन इन बेसिस। E से फिर हमारे पास क्या हुआ, E से हमारे पास हुआ, यहाँ पे नहीं लिखते, एट्थ हम यहाँ पे लिखते हैं, एट्थ हो जाएगा एंजाइम फॉर देयर सिंथेसिस। एंड नाइन्थ SMS हो गया एकता कपूर को सॉफ्टली, तो S से हो जाएगा स्टेबिलिटी। एंड O से हो जाएगा दूसरा नाम कोई इनका। एंड रिमेंबर ये जो आपके पास चार्ट है ना, इससे कुछ ना कुछ आपको आएगा ही। 11th टाइप्स एंड 12th हमारे पास फंक्शन। ये वाले चार्ट से आपके पास क्वेश्चन आता ही आता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा जो क्वेश्चन इससे एम्स MSc वाले में आया था आपके पास, और वो एक्चुअली मेरा गलत हुआ था, बिकॉज वो ही जो ट्रिकी पॉइंट होते हैं उन्हीं को ही वो पकड़ते हैं। तो सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। RRNA की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज राइबोसोमल RNA। वेट, राइबोसोमल RNA। देन mRNA की फुल फॉर्म क्या है, mRNA की फुल फॉर्म हुई मैसेंजर RNA। फिर tRNA की क्या हुई, tRNA की हुई ट्रांसफर RNA। नाम में ही इनके फंक्शन दिए गए हैं, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अमाउंट इन सेल, अमाउंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका प्रेजेंट होगा, देखो RRNA जो है ना बेसिकली वो राइबोसोमल RNA है, यानी वो राइबोसोम में पाया जाएगा। यानी जो आपके पास राइबोसोम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं RRNA के। तो और जो mRNA होता है, mRNA से क्या बनता है हमें पता है, mRNA इज़ दी ओनली RNA जिससे प्रोटीन बनता है। तो एज सुन एज प्रोटीन बनता है, वैसे ही mRNA डिग्रेड हो जाता है। और tRNA का काम है कि अपने साथ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को लेके आना। तो देखो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन लग रहा है, mRNA जैसे ही बना वैसे ही ख़त्म हो गया। एंड RRNA यानी राइबोसोम तो हर टाइम ही हम देखते हैं सेल का जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं राइबोसोम तो पड़े ही होते हैं। तो यही है, अमाउंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, RRNA का होगा। सो एक्चुअली स्टूडेंट्स आई एम लिटिल अंडर द वेदर, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई वॉइस अगर थोड़ा सा अगर आपको बीच बीच में दिक्कत हो रही है। तो RRNA का अमाउंट अगर हमने देखा तो दैट इज़ 80%, ये मैक्सिमम होगा। और सबसे कम किसका होगा, दैट इज़ ऑफ मैसेंजर RNA। तो वो हमारे पास कितना है, 5% है मिनिमम। एंड 15 से 20% जो है वो tRNA का होता है, 15 to 20%, 15% to 20%। नेक्स्ट हमारे पास फीचर है साइज हम यूजुअली देखते हैं जो mRNA है वो कैसा होता है, लंबा सा होता है, तो लॉन्गेस्ट ये ही होगा। अब लॉन्गेस्ट ये है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी सबसे ज़्यादा इसी का ही होगा। एंड आपको इन दोनों में से कैसे याद रखे, RRNA एंड मैं एक्चुअली क्या करूँ ना, वेट इनको थोड़ा एक साथ कर लेता हूँ, ऐसे दिक्कत हो रही है मुझे भी।
RNA इतना दूर लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, राइट। अगली वाली स्लाइड में भी ये कर ही लेते हैं। चलो ये तो सही है, mRNA एंड tRNA। बस चलो अब क्या बोल रहे हैं हम। हाँ तो साइज़ हमने देख लिया, mRNA सबसे बड़ा है, तो सबसे लॉन्गेस्ट ये ही है, लिख दो यहाँ पे लॉन्गेस्ट। एंड स्मॉलेस्ट कौन होगा, देखो tRNA से आपको ये याद रख लेना, एक ट्रिक याद रख लेना, दैट इज़ ST। तो वहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज़ ये स्मॉलेस्ट है, बिकॉज फिर हमारे को राइबोसोमल और इसमें tRNA में कन्फ्यूजन होगा। ये मीडियम साइज़ का है, ओके। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। मॉलिक्यूलर वेट अगर देखें, जो सबसे बड़ा है उसका मैक्सिमम ही होगा, ऑब्वियस है। एंड जो सबसे छोटा है उसका क्या होगा, मिनिमम वेट होगा। एंड इसका दोबारा से मीडियम वेट हो जाएगा, राइट। अब साइट ऑफ सिंथेसिस, ये रिमेंबर कर लो प्लीज़, इसको हाईलाइट कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो जो आपके पास RNA है, RNA जो है वो बेसिकली बहुत टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स पे चलते हैं। ये देखो RNA के अगर मैं टाइप्स लिखने लगूँ तो क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहले आएगा 23S RNA, रिमेंबर ऐसे लिखेंगे इसको। ये देखो जब हम राइबोसोम को लिखते हैं कैसे लिखते हैं, 60S और वेट 70S लिखते हैं एंड 80S करके लिखते हैं। तो ये S क्या होता है, S ये एक्चुअली हमारे पास सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, स्वेडबर्ग यूनिट है। ये हमारे को लगानी पड़ती है कि जो भी यूनिट लिखेंगे आप 70 लिखो, 80 लिखो, 50 लिखो, 30 लिखो, 40 लिखो, उसके साथ आपको ये यूनिट लगानी ही लगानी है। तो बस वैसी ही यूनिट है, उसके साथ हमने S लगा दिया, दैट इज सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। एंड है कौन सा RNA, वो तो RNA ही है ना, तो इतने बड़े नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। 23S आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स में लिखूँ तो 5S आता है, जो कि सबसे खतरनाक है, जहरीला। इस जहरीले को तो मैं डब्बे के अंदर डाल देता हूँ, ये बिल्कुल खतरनाक है। 5S RNA। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है 5.8S RNA, देन 16S RNA, देखो गलती होगी ना, SRNA, एंड दी 18S RNA। अब ये वाला जो खतरनाक वाला है, ये क्यों बोला खतरनाक है, बिकॉज दिस इज़ दी ओनली RNA जो कि सबसे पहले, बाकी सारे कहाँ फॉर्म होते हैं, बाकी सारे फॉर्म होते हैं न्यूक्लियोप्लस में, और ये फॉर्म होगा न्यूक्लियोप्लाज्म में, जहाँ पर tRNA along with tRNA ये चीज़ आप याद रख लो। तो हमने क्या कहा, साइट ऑफ सिंथेसिस RNA की कहाँ होती है, यूजली ऑल RNA कहाँ फॉर्म होते हैं, न्यूक्लियोलस में, एक्सेप्ट 5S RNA जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में फॉर्म होता है अलॉन्ग विद tRNA। और mRNA कहाँ फॉर्म होता है, ये दोनों ही न्यूक्लियोप्लाज्म में फॉर्म होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म में फॉर्म होगा, दैट इज़ tRNA। और अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर आपके पास 5S RNA फॉर्म होता है। अब कोडिंग रीजन, कोडिंग का मतलब है कि कोई ऐसा RNA जो कि किसी चीज़ के लिए कोड कर रहा हो। तो रिमेंबर ओनली दी mRNA जो है वो आपके पास कोडिंग होता है, नो कोडिंग कोड्स फॉर
प्रोटीन। रादर हमें यहाँ पे लिखना चाहिए डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग। डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग, ये किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडिफिकेशन इन बेसिस। तो जो mRNA होता है उसमें तो नॉर्मल बेसिस ही होती हैं, नॉर्मल बेसिस ऑल, नो मॉडिफिकेशन। यहाँ पर थोड़ी हो जाती हैं, फ्यू, वेरी फ्यू मॉडिफिकेशन होती हैं। यहाँ पर मैक्सिमम मॉडिफाइड बेसिस होती हैं tRNA पे, मॉडिफाइड बेसिस मैक्सिमम प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी थोड़ी बहुत बता देता हूँ। जैसे आपके पास थाइमीन, यूजली आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल होता है, थाइमीन हो गया, देन स्यूडो यूरेसिल हो गया, एंड डायहाइड्रोयूरिडिन हो गया। ऐसी ऐसी बेसिस प्रेजेंट होती हैं, राइट। अब हमारे पास ये वाला चार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इस वाले में, एंजाइम फॉर देयर सिंथेसिस, RMT। बस आपको ये ही याद रखना है इसमें, दैट इज़ RMT है ना, उसमें 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो। अब इनका सिंथेसिस किससे होगा, ऑब्वियसली RNA पॉलीमरेज से ही होगा। तो RRNA किससे बना, RNA पॉलीमरेज 1। ये mRNA किससे बना, RNA पॉलीमरेज 2। एंड tRNA किससे बना, RNA पॉलीमरेज 3। अब ये तो हमारे पास केस हुआ किसमें, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोकैरियोट्स में, नहीं यूकैरियोट्स में है ये, यूकैरियोट्स में हुआ ये। बट प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, प्रोकैरियोट यहाँ पे लिखो क्योंकि यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन आनी है अभी। प्रोकैरियोट्स में सेम सिंगल, इसको हटाते हैं पहले यहाँ से, गिचड़ बिचड़ हो जाएगा। प्रोकैरियोट्स में सेम सिंगल RNA पॉलीमरेज catalyzes synthesis of all 3 RNA, ठीक है। अब हमने बोला कि RNA पॉलीमरेज 1 जो है ये यूकैरियोट्स का चल रहा है, ये हमें भी पता है। अब यहाँ पे लिखता हूँ कि देखो सारे RNA जो है RNA पॉलीमरेज 1 से बनेंगे, एक्सेप्ट ऑल RRNA एक्सेप्ट कौन खुराफात है, 5S RRNA। 5S RRNA RNA पॉलीमरेज 1 से नहीं बनता, वो आपके पास किससे बनेगा, RNA पॉलीमरेज 3 से। तो रिमेंबर दिस थिंग। ऑल्सो थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान, जो आपके पास ScRNA होता है, SnRNA होता है, दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द RNA पॉलीमरेज 3। और यहाँ पर तो हमें पता ही है mRNA को ही बोल रहे हैं हम, बट एक्चुअली HnRNA जो आपके पास प्री RNA फॉर्म हुआ है वो इससे ही बनता है। अब स्टेबिलिटी की बात कर लें तो अभी बताया mRNA जैसे ही फॉर्म हुआ वैसे ही डिग्रेड हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल, और ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल है, एज इट इज़ पढ़ा रहता है। डिग्रेड, डू नॉट डिग्रेड, डू नॉट डिग्रेड क्विकली, डिग्रेड तो होगा ही, शेल्फ लाइफ इसकी कुछ ही होगी, डिग्रेड क्विकली, जल्दी डिग्रेड हो जाता है। एंड tRNA की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा स्टेबल होता है, मीडियम लेवल का, क्वाइट स्टेबल, डिग्रेड स्लोली, बस नाम
वही है, थोड़ा बहुत अरे परे कर रहे हैं, बट हमें पता है कौन लीस्ट डिग्रेडेबल है। अदर नेम, अब दूसरे नाम इनके क्या क्या है वो हमें पता होने चाहिए। एक मिनट, मैं थोड़ा इसे नीचे शिफ्ट करूं। अब दूसरे नाम क्या क्या है RRNA के देख रहे हैं हम। RRNA को हम कहते हैं क्या क्या, स्ट्रक्चरल RNA, स्ट्रक्चरल RNA एंड कैटालिटिक RNA। क्यों कहते हैं? बिकॉज जो आपके पास RRNA है वो एक तो राइबोसोम का पार्ट है, राइबोसोम फॉर्म करता है राइबोसोम का स्ट्रक्चर, दैट्स वाई स्ट्रक्चरल RNA। एंड कैटालिटिक RNA इसलिए बिकॉज हमारे पास होते हैं 23S RRNA in prokaryotes and 28S RRNA in eukaryotes। ये एज अ पेप्टिडिल ट्रांसफरेज काम करते हैं, यानी ये पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है mRNA। mRNA को हम एक तो मैसेंजर RNA कह रहे हैं, ऑल्सो इसे हम टेम्पलेट RNA भी कहते हैं बिकॉज इसी पे ही ये टेम्पलेट की तरह यूज़ होगा और फिर इससे हमारे पास प्रोटीन बनेगी। टेम्पलेट RNA और इंफॉर्मेशनल RNA, नॉट इंफॉर्मेशनल RNA। एंड ऑल्सो इसको हम न्यूक्लियर RNA भी कहते हैं बिकॉज ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है, न्यूक्लियर RNA। नेक्स्ट हमारे पास आता है tRNA का याद रखना, ST से बस याद रख लेना, दैट इज सोल्यूबल RNA because tRNA is soluble in 1 molar NaCl, soluble in 1 molar NaCl। फिर इसके पास इसे ही हम अडेप्टर RNA भी कहते हैं, अडेप्टर RNA बिकॉज इसी के साथ आपके पास जो अमीनो एसिड, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड वो जुड़ता है। अब टाइप्स की अगर हम बात करें तो mRNA मैनी टाइप्स के होते हैं, ये तो हमने देख लिए RRNA के टाइप्स यहाँ पर। अब हम mRNA के टाइप्स देखते हैं। मैनी टाइप्स बेस्ड अपॉन टाइप्स ऑफ प्रोटीन, जितनी तरह की प्रोटीन होगी उतनी तरह के आपके पास mRNA होंगे। एंड जो आपके पास tRNA है, देखो यूजुअली हमारे पास क्या होता है 61 कोडोन्स होते हैं, सेंस कोडोन्स होते हैं, मतलब ये अभी आप समझ लो ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ठीक है, जो कि हर एक कोडोन जो है वो एक अमीनो एसिड को कोड करेगा और फिर हर एक कोड के लिए एक एक tRNA होने चाहिए। तो नॉर्मली हमें लगता है कि मोर देन 60 टाइप से होने चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू वॉबल हाइपोथेसिस जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे, ओनली 32 tRNA आर सफिशेंट। तो लिख देते हैं मोर देन 60 टाइप्स hypothetically, but 32 tRNA are sufficient for all 61 कोडोन्स। ठीक है, अब फंक्शंस देख लेते हैं। तो फंक्शंस तो बेसिकली हम देख ही चुके हैं कि इसका क्या क्या रोल है। पहला रोल तो हमारे पास स्ट्रक्चरल रोल है एंड दूसरा हम देख चुके हैं कैटालिटिक रोल है। स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल है। नेक्स्ट mRNA का क्या काम है? mRNA एक्चुअली कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। और tRNA का क्या काम है? ये ब्रिंग्स एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू दी ट्रांसलेशन साइट की तरफ को ये क्या लेके आता है, यानी अगर हम टेक्निकली और जाएं कोडोन की तरफ के लिए अमीनो एसिड को ब्रिंग करेगा tRNA। प्लीज़ एक्सक्यूज मी। अब हम 1 बाय 1 इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। RRNA हम देख चुके हैं कि
क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है राइबोसोम का। अब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, उससे पहले एक और चीज़ कि अमाउंट ऑफ RRNA अगर आपने डिटरमाइन करना है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ राइबोसोम्स इन अ सेल। अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ RRNA पढ़ने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें पता है क्या चीज़ होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स एंड उनका लोकेशन, फिर हमें पता होना चाहिए सब यूनिट्स, एंड फिर हमें पता होना चाहिए RRNA कौन सा है उनमें। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइबोसोम, तो हमारे पास एक ट्रिक आप ये याद रख लेना बस, 7 8 जा 56, 6 5 जा और 5 6 जा 30, एंड 30 के बाद 40 आता है। बस इनको ऐसे ऐसे ज़ीरोज़ लगा दो। तो देखो 70S 80S, उसमें 50S एंड 30S आता है, एंड 80S में हमारे पास 60S एंड 40S आएगा। तो दो टाइप के राइबोसोम हो गए। सबसे पहला 70S टाइप का, तो 70S, एंड दूसरा हमारे पास 80S टाइप का। अगर हम 70S टाइप ऑफ राइबोसोम की बात करें तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। कहाँ कहाँ? साइटोप्लाज्म में तो यूजुअली हमें पता ही होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। मीजोजोम्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड रहता है। ऑल्सो यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में कहाँ प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड। प्लास्टिड में ये प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में। अब अगर आप सब यूनिट्स की बात करें तो मैंने बता दिया दो सब यूनिट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास कौन सी है? दैट इज़ 50S सब यूनिट, एंड अगली हमारे पास 30S सब यूनिट। अब हमें पता है जो RRNA है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, तो 50S में हमारे पास कौन कौन से होंगे? 23S RRNA प्रेजेंट होगा इसमें, और अगला आपके पास 5S RRNA प्रेजेंट होगा। दो दो प्रेजेंट होंगे इसमें। वेट एंड 30S में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? 16S RRNA प्रेजेंट होता है। ये हम बात की 70S राइबोसोम की। अब हम बात करते हैं 80S राइबोसोम की। तो सबसे पहले इसका लोकेशन ऑब्वियसली यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ? साइटोप्लाज्म तो हमें पता है। ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग, न्यूक्लियोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म में एंड अटैच टू द सरफेस ऑफ ER, अटैच टू सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सरफेस ऑफ ER, राइट। अब सब यूनिट्स की बात करें तो 80S में अब याद हमें तो हो ही चुका है, दैट इज़ 60S आएगी एंड 40S आएगी, बट उसके लिए ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। अब इनमें RRNA कौन सा आएगा? देखिए 60S में आएगा, उधर 23S था, अब यहाँ पे 28S RRNA। 5S कॉमन ही है, दोनों में प्रेजेंट होगा, ये खतरनाक सा RNA, एंड 5.8S RRNA, ये एक एडिशनल है जो कि आपको याद रखना है। 28 से आप याद रख सकते हो कि 5.8 होगा। 40S में हमारे पास वहाँ पे 16S RRNA था, यहाँ पे 18S RRNA होगा। तो ये है हमारे पास कंपैरेटिव अकाउंट बिटवीन दी 70S राइबोसोम एंड दी 18S राइबोसोम। ऑल्सो हमें पता है जो राइबोसोम है, राइबोसोम बेसिकली, यहाँ पे मैं लिखूँ
राइबोसोम। तो कैसा स्ट्रक्चर है बताइए। कार्बो केमिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है इसमें, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है। राइबोसोम एक्चुअली न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है। क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा एंड प्रोटीन प्रेजेंट होगा। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए में भी कौन सा, आरआरएनए प्रेजेंट होता है। एंड प्रोटीन्स की हम बात करें तो प्रोटीन्स यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सी प्रेजेंट है, कितनी प्रोटीन्स प्रेजेंट है बेसिकली। तो 50S के साथ यहाँ पर जुड़ती है 31 प्रोटीन इस यूनिट में। नहीं, 50S जब यूनिट बनी ना, इनके साथ जुड़ेगी प्लस 31 प्रोटीन और इधर 21 प्रोटीन्स, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पर 60S में आएगी 50 प्रोटीन्स एंड 33 प्रोटीन्स, राइट। तो ये हमारे पास सारा आरआरएनए के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रिवाइज, जस्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन, क्विक रिकैप। प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पर बात हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास राइबोसोम कौन सा होगा, 70S। 70S है तो 50S एंड 30S सब यूनिट होगी। 50S में जो आरएनए प्रेजेंट होगा दैट इज 23S एंड 5S, राइट। एंड 30S में 16S आरआरएनए प्रेजेंट होगा, वो भी प्रेजेंट है। बट प्रोटीन्स हमें याद रखनी है कि इनके साथ कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होगी, 31 प्रोटीन्स एंड 21 प्रोटीन्स होंगी। देन फाइनली वो 70S राइबोसोम बनाएंगे। एंड यहाँ पर यूकैरियोटिक का नहीं दिया गया है, बट यूकैरियोट्स का भी मैंने आपको बता दिया बेसिकली। अब जब राइबोसोम जुड़ता है तो क्या क्या एक्चुअली फॉर्म होता है, देखिए। राइबोसोम की हमारे पास दो सब यूनिट होती है, एक होती है लार्ज, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। राइबोसोम के बारे में 2 सब यूनिट्स होती है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। तो यूजुअली ये कैसे रहते हैं, यूजुअली बोथ सब यूनिट्स lie freely dispersed in the cytoplasm। फ्रीली रहते हैं इन दी साइटोप्लाज्म, फ्रीली डिस्पर्स्ड रहते हैं साइटोप्लाज्म में। एंड ज्वाइन ओनली और असेंबल्ड असेंबल्ड रहती ही है, असेंबल्ड फॉर्म में तो रहती है। ज्वाइन टुगेदर ओनली ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ही ये ज्वाइन करती हैं। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ओनली ये ज्वाइन करेगी, और उस ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग रिक्वायर्स स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन किसका, स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। अब राइबोसोम फॉर्म कहाँ होता है, राइबोसोमल फैक्ट्री क्या है, राइबोसोमल फैक्ट्री आपके पास न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस में फॉर्म होता है, वेयर राइबोसोम्स सब यूनिट्स आर फॉर्म्ड।
अब एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास दिस इज़ अ न्यूक्लियस, और वेट एक और सर्कल बनाते हैं, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे पोर्स दिखा देते हैं, वेट अब इन्हें जोड़ें, कैसे जोड़ेंगे, ये पोर्स आ गए, ये न्यूक्लियस है एंड ये न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस, और यहाँ पर कहीं पर ऐसा कुछ है, और एक रीजन काफ़ी ज़्यादा कंडेंस है, ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोलस कह देते हैं, न्यूक्लियोलस। अब यहीं पे ही हमारे पास एक्चुअली क्या हो रहा है, ये सब यूनिट्स फॉर्म हो रही है, कुछ लार्ज, कुछ बड़ी, कुछ छोटी। ये क्या है, राइबोसोमल सब यूनिट्स, और यहीं पे ही क्या प्रेजेंट है, RNA। तो प्रोटीन कहाँ हुई, हमने बोला प्रोटीन तो आपके पास कहाँ बनती है, वी नो ट्रांसलेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, तो प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट होगी, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगी। तो इसके आसपास ये क्या प्रेजेंट है, दिस इज एक्चुअली द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन फॉर्म होगी, किसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन एक्चुअली क्या करती है, यहाँ से अंदर के लिए जाती है, ये प्रोटीन गई यहाँ से, और फिर वो RNA के साथ असेंबल्ड होगी एंड फाइनली फिर राइबोसोमल सब यूनिट्स बनती है। तो यहाँ पे हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखते हैं दैट वेट प्रोटीन्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से कहाँ गई, इनटू न्यूक्लियस, फिर आपके पास क्या होगा, प्रोटीन्स जो हैं वो RNA के साथ जुड़ेगी, कहाँ पे, न्यूक्लियोलस में, एंड आपके पास राइबोसोमल सब यूनिट्स बनेगी। फिर ये राइबोसोमल सब यूनिट न्यूक्लियर पोर के थ्रू कहाँ आ जाएगी, साइटोप्लाज्म में आ जाएगी। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा राइबोसोम के बारे में भी, RNA के बारे में भी। अब हम चलते हैं ये कि जब तीन सब यूनिट्स जुड़ती हैं, यहाँ पे लिख लूँ, when both subunits join, when both subunits join, there is formation of 3 sites in ribosomes, राइबोसोम। एप से याद रखेंगे APE, जैसे यहाँ पर A साइट रिप्रेजेंट कर रहा है अमीनो असाइल साइट, A साइट, P साइट, E साइट, this is peptidyl side and this is exit side। तो बस ये डायग्राम में आपको दिखा दिया है, यहाँ पे ध्यान से देखो।
कि क्या हुआ है, APE उल्टा लिखना है आपको, ये दोनों सब यूनिट हैं ज्वाइन की, तो एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, दिस इज A साइड, दिस इज B साइड, दिस इज E साइड। अब यहाँ पर ये वाली जो साइट होती है दैट इज़ एक्चुअली mRNA बाइंडिंग साइट, यहाँ पे mRNA जुड़ता है। अमीनो असाइल साइट जो है, यहाँ पर जो एक्टिवेटेड tRNA होगा, एक्टिवेटेड tRNA जिसके साथ अमीनो एसिड जुड़ा हुआ होगा वो आएगा, यानी अमीनो असाइल tRNA बाइंडिंग साइट। ऐसा tRNA जिसके साथ, जो कि अमीनो असाइलेटेड है यानी अमीनो एसिड के साथ जुड़ा है, तो अमीनो असाइलेटेड tRNA साइट, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। देन पैप्टिडल tRNA बाइंडिंग साइट, यानी ऐसा tRNA जिसके साथ क्या जुड़ा हो, पॉलीपेप्टाइड, नेसेंट पॉलीपेप्टाइड जुड़ा हुआ हो, एंड दिस इज एग्जिट साइट। तो इन दोनों के जो आपके पास एलेबोरेट नेम है वो पता होने चाहिए, दैट इज अमीनो असाइल tRNA बाइंडिंग साइट एंड पेप्टिडल tRNA बाइंडिंग साइट। अब हम mRNA के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो mRNA तो बेसिकली क्या है, mRNA एक्ट एज टेम्पलेट, provides or acts as template during protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये टेम्पलेट की तरह काम करता है। अब mRNA का बेसिकली ना एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जनरल सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये मानो यहाँ पे हम mRNA बनाते हैं, तो mRNA पे थोड़ी डिविजन्स करनी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हो गया दिस मच रीजन, दिस मच रीजन इज नोन एज ट्रांसलेशन साइट, ट्रांसलेशन साइट। ये एक्चुअली स्टार्ट कोडोन होता है, दैट इज एक्चुअली AUG, एंड ये स्टॉप कोडोन होगा। अभी अगर कोडोन समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी नहीं, तो आपको पता चल जाएगा UAA, UAG एंड UGA, कुछ भी हो सकता है। एंड ये mRNA कैसा होगा, 5 प्राइम टू वेट 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम एंड पे स्टॉप कोडोन प्रेजेंट होता है, 5 प्राइम एंड पे आपके पास स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट होता है। अब जो आपके पास ये वाला रीजन बचा, एंटायर mRNA ट्रांसलेट तो नहीं होता, आपको पता चल रहा होगा, और ये वाला रीजन बचा, ये एक्चुअली कहलाते हैं UTRs। क्या कहलाएंगे, दिस मच रीजन और दिस मच रीजन, दे आर नोन एज, क्या कहेंगे इनको, UTRs। और इधर क्या कहेंगे, ये भी सेम UTRs है, दैट इज अनट्रांसलेटेड रीजन। ये बोथ प्रोकैरियोट्स ट्रांसलेटेड रीजन, बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे, एंड बोथ एंड्स पे ये प्रेजेंट होते हैं। 5 प्राइम एंड पे भी प्रेजेंट होते हैं, 3 प्राइम एंड पे भी प्रेजेंट होते हैं। दे आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट ट्रांसलेशन। तो बेसिकली बस आपको इतना mRNA के बारे में अभी तक जानकारी होनी चाहिए। तो ये देख लीजिए mRNA का जनरल स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन कोडिंग रीजन है, ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट, ट्रांसलेशन स्टॉप साइट। 5 प्राइम एंड पे UTR रीजन प्रेजेंट है, 3 प्राइम एंड पे भी UTR रीजन प्रेजेंट है। ये mRNA किसको शो कर रहा है, बोथ बैक्टीरियल एंड यूकैरियोटिक सेल को, बिकॉज ये UTR दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, रिमेंबर। अब आपके पास यूकैरियोटिक mRNA एंड प्रोकैरियोटिक mRNA थोड़ा सा क्यों डिफरेंट है वो हम देखते हैं। देखो पहले तो ये वाली चीज़ अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूं, mRNA ये वाला आपको अभी समझ नहीं आएगा, ये इतना पार्ट छोड़ दो, ये जो आपको दिख रहा है बस आप 5 प्राइम और 3 प्राइम समझिए इसको, और UTR दोनों जगह प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में भी सेम प्रेजेंट है। बट हम देख सकते हैं कि यहाँ यूकैरियोटिक mRNA जो है वहाँ पे जो ट्रांसलेशन साइट है, यानी जो प्रोटीन बनाएगी वो सिर्फ एक प्रोटीन बना रही है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक mRNA है उसमें हमारे पास काफ़ी सारे रीजन्स हैं।
यानी डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस हैं और वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स को बना रही है। तो हम लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एमआरएनए के बीच डिफरेंस। तो यहाँ पे लिखें, वेट, प्रोकैरियोटिक mRNA and eukaryotic mRNA। प्रोकैरियोटिक mRNA जो है इसका एक फैंसी सा नाम है, दैट इज पॉलीसिस्टेमिक mRNA, और यहाँ पर यूकैरियोटिक mRNA का नाम है मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA। अभी मैंने आपको सिस्ट्रॉन भी नहीं बताया है तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, बस आप अभी इतना समझ लो कि यहाँ पर क्या होगा प्रोकैरियोटिक mRNA पे कि 1 mRNA फॉर more than one protein and codes only for one protein। यूकैरियोटिक mRNA codes only for, नाम में ही है मोनोसिस्ट्रॉनिक, बट इसका सिस्ट्रॉन का मतलब कुछ और होता है, वो अभी आगे चल के बताऊंगा। कोड्स ओनली फॉर सिंगल पॉलीपेप्टाइड। राइट, नेक्स्ट हमारे पास यूटीआर भी हमने डिस्कस कर लिया। अब टीआरएनए की बारी आती है, टीआरएनए को डिस्कस करते हैं। देखो टीआरएनए हम बेसिकली पढ़ चुके हैं, ट्रांसफ़र आरएनए होता है, ट्रांसफ़र आरएनए विच एक्चुअली कैरीज और ट्रांसफ़र अमीनो एसिड, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को कैरी करता है। अब इसके स्ट्रक्चर के लिए दो मॉडल दिए गए, स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए दो मॉडल्स दिए गए। सबसे पहला हमारे पास आता है 3D मॉडल, फिर आता है 2D मॉडल। 3D मॉडल जो है वो एक्चुअली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड था, तो उसी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आया, इजी टू स्टडी 2D मॉडल आया। This 3D model was given by Kim and Klug, and this 2D model was given by Hawley। 3D मॉडल को आप इन्वर्टेड एल मॉडल भी कहते हो, इन्वर्टेड एल मॉडल। एंड वेट, जो 2D मॉडल है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल। अगर 3D मॉडल यहाँ पर बनाऊँ मैं तो बेसिकली होता क्या है, ऐसा ऐसा होगा, वेट, ऐसा ऐसा होगा, फिर यहाँ से ऐसे 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 एंड ऐसे, तो ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। आपस में जुड़े हुए होंगे, एक हो गया आपके पास 5 प्राइम एंड, एक हो गया 3 प्राइम एंड, और यहाँ पर अमीनो एसिड साइड, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट ACC प्रेजेंट होगी, और यहाँ पर ये क्या है, एंटीकोडोन साइट। ये ऐसा होता है 3D मॉडल, और इन्वर्टेड एल जैसा दिख रहा है, ठीक है। बट जो 2D मॉडल है, 2D मॉडल को अगर हम देखें तो वो कैसा होता है, सबसे पहले ये काम, ये काम, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर एक ये, वेट, नहीं नहीं,
ऐसा समझ लो। देन यहाँ पे अब फिर क्या होता है, एक मैं रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ। दिस इज़ 5 प्राइम एंड दिस इज़ 3 प्राइम एंड, और यहाँ पर ACC, ये फर्स्ट लूप होगी, ये सेकंड लूप होगी, ये थर्ड लूप होगी, ये फर्स्ट आर्म, सेकंड आर्म, थर्ड आर्म, फोर्थ आर्म, फिफ्थ आर्म। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि 3 लूप्स प्रेजेंट होती है, और ये लूप्स एक्चुअली है कैसी, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पे दिख रहा है, कोई भी इनके कॉम्प्लीमेंट्री साथ में बेसिस प्रेजेंट नहीं है। बट ये जो है दिस मच पार्ट इज़ डबल स्ट्रैंडेड, ये डबल स्ट्रैंडेड है। तो 3 लूप्स एंड 5 आर्म्स, डबल स्ट्रैंडेड RNA एंड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA लूप्स में प्रेजेंट होगा। दिस इज अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, अटैचमेंट साइट प्रेजेंट एट दी 3 प्राइम एंड। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो दो आपके पास मॉडल दिए हैं। हमें जो 3D मॉडल है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे, बट आप यहाँ पे डायग्राम पे फोकस करिए। ये आपके पास 3D मॉडल है, इन्वर्टेड L मॉडल, एंड दिस इज़ द 5 प्राइम एंड एंड दिस इज़ 3 प्राइम एंड, जिसपे कि ACC एंड है, जिसमें अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट प्रेजेंट है। एंड दिस 3D मॉडल इज़ बेसिकली 3 लूप्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एंड 5 आर्म्स, 1 2 3 4 5। एंड अब अगर हम इनके नाम देखने लगे तो फर्स्ट वाली जो लूप है, ये वाली जो mRNA के साथ एक्चुअली बाइंड करेगी, उसे बोलते हैं एंटीकोडोन लूप। फिर हमारे पास आती है एक T लूप, इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, जो एंटी क्लॉकवाइज मैनर है, स्टार्ट यहाँ से होगा 1 2 एंड 3, एंड थर्ड जो है दैट इज़ एक्चुअली D लूप। अब इनका स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखेंगे, तो मैं बना लूँ क्या, यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बना हुआ ही है बेसिकली, तो क्या ही करना, इसी को डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली अभी हमें tRNA के स्ट्रक्चर को देखना है, तो वो ही मैंने कॉपी कर लिया पीछे से। अब इसको इरेज करते हैं, ये हटाओ, ये हमारा किसी काम का नहीं है, राइट। अब ये लूप्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, इन्हें हमें ढंग से समझना है। थोड़ा सा रफ डायग्राम बनना है, बट आप समझ गए कि ये वाली जो है दैट इज़ फर्स्ट लूप, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा कलर ब्राइट सा लेते हैं। ये फर्स्ट लूप है एंड इसे हम एंटीकोडोन लूप कहते हैं। स्टार्टिंग हमारी डायग्राम की ऐसे होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्टार्ट। एंटीकोडोन लूप, बिकॉज यहाँ पे एंटीकोडोन प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास T5C लूप इसे कहते हैं, सेकंड, ये फर्स्ट, एंड थर्ड जो है दैट इज एक्चुअली DHU लूप, एंड दिस इज एक्चुअली वेरिएबल आर्म। ये भी भैया डबल स्टैंडर्ड ही है, वेरिएबल आर्म। अब हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, इन लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इनका लूप्स का काफ़ी सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट, एंटीकोडोन लूप, एंटीकोडोन लूप, और इसे ही हम कहते हैं, एंटीकोडोन को समटाइम्स हम नो डॉक भी लिखते हैं, ठीक है, नो डॉक, कोडोन का उल्टा कर दिया, नो डॉक लूप, एंड mRNA बाइंडिंग लूप, और समटाइम्स we will call it as recognition loop, recognition loop। तीनों लूप्स के नाम लिख लेते हैं जो भी हैं। सेकंड हमारे पास आती है T5C लूप, T5C लूप,
या फिर इसी को ही हम क्या कहते हैं, राइबोसोम बाइंडिंग लूप, राइबोसोम बाइंडिंग लूप, और इसी को समटाइम्स हम अटैचमेंट लूप भी कह देते हैं, अटैचमेंट लूप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास DHU लूप आती है, DHU लूप, जिसको हम अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप भी कहते हैं, सिंथेटेज रिकॉग्निशन और बाइंडिंग लूप भी, कुछ भी बोल सकते हो। तो देखो 3 लूप्स होगी हमारे पास, एंटीकोडोन, T5C एंड DHU। तो नाम में ही है, एंटीकोडोन लूप जो है वो mRNA बाइंडिंग लूप कहलाती है, बिकॉज ये mRNA के साथ बाइंड करती है। स्पेसिफिकली इसको रिकॉग्निशन लूप कहते हैं और इसे अटैचमेंट लूप कहते हैं, ये नाम है बस इनके। T5C लूप जो है वो राइबोसोम के साथ बाइंड करेंगे, दैट्स वाई राइबोसोम बाइंडिंग लूप। DHU लूप जो है वो अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप, यानी ये लूप जो है ये अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज को रिकॉग्नाइज करेगी एंड उसके साथ क्या करेगी, बाइंड करेगी। तो सबसे पहले एंटीकोडोन लूप के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दैट 7 नाइट्रोजनस बेसिस की होती हैं, binds to mRNA actually on कोडोन पे बाइंड करती है ये, राइट। एंड बाइंड टू mRNA एक्चुअली ऑन कोडोन जो बोला, थ्रू 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिसे हम एंटीकोडोन कहते हैं। एंटीकोडोन के थ्रू ये कोडोन के साथ बाइंड करती है। फिर हमारे पास आता है कि ये भी जो T5C लूप है वो बाइंड करेगी, वो एक्चुअली 7 नाइट्रोजन बेसिस की होगी, और इसमें हमारे पास 2 मॉडिफाइड बेसिस होती हैं, दैट इज थायमीन एंड स्यूडो यूरेसिल, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, स्यूडो यूरेसिल। एंड ये एक्चुअली बाइंड लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ तो एक्चुअली mRNA जुड़ जाता है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ बाइंड करती है, बाइंड्स टू इट। एंड DHU लूप जो है दैट इज़ एक्चुअली लार्जेस्ट अमंग ऑल 3, बिकॉज ये 8 से 12 नाइट्रोजिनस बेसिस की होती है। ये एक्चुअली क्या करती है, फाइंड करती है एंड हेल्प करती है, finds and help in binding of specific याद रखना, specific amino acyl tRNA। इस एंजाइम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी आप नाम याद रख लो, tRNA सिंथेटेज एंजाइम टू दी tRNA मॉलिक्यूल। यानी ये पहले तो रिकॉग्नाइज करेगी और फिर उसके साथ बाइंडिंग करवाएगी स्पेसिफिक अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज की। और यहाँ पे मॉडिफाइड बेस हमने नहीं लिखी, मॉडिफाइड बेस यहाँ पे प्रेजेंट होती है, दैट इज एक्चुअली DHU, डाईहाइड्रोयूरिडिन। वैसे तो यूरेसिल नॉर्मल बेस है, बट यहाँ पे ये वाली मॉडिफाइड बेस प्रेजेंट होगी। तो ये हमने tRNA के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया। तो ये आप देख सकते हो tRNA का 2D मॉडल है, जहाँ पर
की पॉइंट ये है कि मॉडिफाइड बेसिस देखो कितनी सारी प्रेजेंट हैं। स्यूडो यूरिडीन, डायहाइड्रोयूरिडीन, ये मैंने आपको बता दिया, एंड राइबोथाइमिडीन। एक्चुअली इसका नाम ना राइबोथाइमिडीन होता है, नॉट थाइमीन, मैंने लिखा नहीं प्रॉपर, राइबोथाइमिडीन कहते हैं इसको। रिप्रेजेंट आर टी या टी से ही करते हैं, बट राइबोथाइमिडीन ये आप देख सकते हो यहाँ पे टी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोलते इसे राइबोथाइमिडीन है। फिर मिथाइल ग्वानोसिन प्रेजेंट होता है, यानी ग्वेनाइन प्रेजेंट होगा उसके साथ मिथाइल। फिर डाई मिथाइल ग्वानोसिन एंड मिथाइल आइनोसिन। आइनोसिन भी एक मॉडिफाइड बेस ही है जो यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। टीआरएनए का 2D मॉडल दिया है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड क्लोवरलीफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलेनिन टीआरएनए। क्यों इसे बोला एलेनिन टीआरएनए? बिकॉज हर एक टीआरएनए, ईच टीआरएनए जो है वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कैरी करता है। ये चीज़ हमें लिखनी चाहिए यहाँ पे। ईच टीआरएनए कैरीज स्पेसिफिक अमीनो एसिड। और नेक्स्ट ये यहाँ पर देखो क्या बताया है कि ट्रांसलेशन की टीआरएनए का रोल कहाँ है, ट्रांसलेशन बताई है। और ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, 30th राइबोसोमल सब यूनिट, यानी ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात हो रही है। और यहाँ पर स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट है। देखिए फॉर्माइल मिथ्योनिन स्टार्ट कोडोन है, दैट इज़ AUG। उसके साथ टीआरएनए जुड़ेगा, टीआरएनए जुड़ेगा तो वहाँ पर उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होना चाहिए। ए के कॉम्प्लीमेंट्री यू, यू के कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी। तो ये आपके पास एक्चुअली क्या है, दिस इज़ एक्चुअली एंटीकोडोन। तो एंटीकोडोन के साथ एक्चुअली कौन बाइंड किया, कोडोन बाइंड किया, और ये एंटीकोडोन लूप है। और ये वाली लूप कौन सी है, ये है T5C लूप। ये T5C होगी नहीं, दिस इज़ T5C, जहाँ पर आपके पास वेरिएबल आर्म प्रेजेंट होती है, दैट इज़ T5C, एंड दिस इज़ DHU लूप। T5C लूप जो है वो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ एक्चुअली बाइंड करेगी। ये 3D है और ये पीछे की तरफ हो रहेगी। DHU लूप जो है वो रिकॉग्नाइज करेगी स्पेसिफिक क्या अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, और उसकी मदद से फिर यहाँ पे स्पेसिफिक अमीनो एसिड जुड़ेगा। तो टीआरएनए का रोल बताया है। ये ल्यूसीन के लिए टीआरएनए है, ल्यूसीन टीआरएनए, जिसके पास एंटीकोडोन क्या है, GAG, एंड किस कोडोन के साथ वो बाइंड कर रहा है, CUC। अब यहाँ पर टीआरएनए का इलेबोरेट स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं कि क्या है, वेट, ये ACC 3' एंड पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर एडिनाइन देख लिया हमने, CC को रिप्रेजेंट किया है। तो आपके पास जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ेगा, अमीनो एसिड अटैच टू ईदर 2' और 3' OH ऑफ किसका, आपके पास एडिनाइन का। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, दैट अटैचमेंट ऑफ एन अमीनो एसिड टू अ टीआरएनए मॉलिक्यूल इन एन अमीनो असाइल टीआरएनए मॉलिक्यूल, यानी चार्ज टीआरएनए की बात कर रहे हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इज अटैच टू दी 3' OH और 2' OH ऑफ दी 3' टर्मिनल एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड ऑफ द टीआरएनए। क्या बोला, 3' टर्मिनल पे जो एडिनाइन प्रेजेंट होगा उसका आइदर 2' OH और 3' OH। In this case 3' OH is attached to the carboxyl group of the amino acid। तो यहाँ पर हम बना भी देते हैं COOH कार्बोक्सिल ग्रुप और एडिनाइन का 2' OH या फिर 3' OH, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ टर्म्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब इन टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वी शुड नो व्हाट एग्जैक्टली जीन इज़। तो जीन बेसिकली क्या होता है, अ सेगमेंट ऑफ DNA विच कोड्स फॉर RNA।
जो कि आरएनए के लिए कोड करता है। अब वो आरआरएनए भी हो सकता है, एमआरएनए भी हो सकता है, एंड वो हमारे पास टीआरएनए भी हो सकता है। बट एक टर्म और आती है, दैट इज सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन, तो सिस्ट्रॉन इज बेसिकली, ये भी सेगमेंट ऑफ डीएनए ही है, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स ओनली फॉर एमआरएनए बोल लो या फिर प्रोटीन बोल लो, बिकॉज अल्टीमेटली एमआरएनए ने आगे चल के प्रोटीन ही बनानी है। तो सिस्ट्रॉन क्या हुआ, ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के लिए कोड करें। जीन क्या प्रोटीन के लिए कोड कर सकता है? यस, ऑब्वियसली कर सकता है। अगर वो जीन एमआरएनए के लिए कोड कर रहा है, दैट मीन्स वो जीन प्रोटीन के लिए भी कोड कर रहा है। तो वी कैन राइट इट एज कि all genes are, rather all cistrons are genes but vice versa is not correct. मतलब all cistrons are genes and but all genes are not cistrons. कुछ सिस्ट्रॉन्स जो हैं वो आरआरएनए के लिए भी कोड करते हैं और टीआरएनए के लिए भी कोड करते हैं। फिर नेक्स्ट दो टर्म्स आती है, रिकॉन और एक आती है हमारे पास म्यूटॉन। रिकॉन एंड म्यूटॉन। रिकॉन का मतलब है कि जब आपके पास क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन हो जाए, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन अकर इन सिस्ट्रॉन, एंड म्यूटॉन का मतलब है जब म्यूटेशन हो जाए, दैट इज म्यूटेंट सिस्ट्रॉन, और इसे बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट सिस्ट्रॉन। म्यूटेंट सिस्ट्रॉन यानी जब म्यूटेशन अकर्स इन सिस्ट्रॉन। तो यूजुअली नॉर्मल भाषा में जो जीन और सिस्ट्रॉन होता है मोर और लेस सेम ही होता है। बेस्ड ऑन दैट हमारे पास एमआरएनए दो तरह के होते हैं। एमआरएनए यहाँ पर जो कि अभी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, एमआरएनए दो तरह के हैं। पहला यहाँ पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड दूसरा हमारे पास मोनोसिस्ट्रॉनिक। एमआरएनए दो टाइप्स के हो गए, रिमेंबर दिस थिंग, कि एक हो गए प्रोकैरियोटिक एमआरएनए जो कि है पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, और यूकैरियोटिक एमआरएनए जो कि है मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। अब सिस्ट्रॉन का मतलब पता चल गया, वो सेगमेंट जिसमें हमारे पास क्या हो, जो कि प्रोटीन के लिए कोड कर रहा हो। अब यहाँ पे बोल रहे हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपके पास क्या होगा, एक एमआरएनए प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर भी एक एमआरएनए बना लेते हैं। दिस इज ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट, एंड फिर ये तो आपके पास क्या प्रेजेंट है, यूटीआर्स। ये 5 प्राइम, वेट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड यहाँ पर फिर थोड़ी कहानी डिफरेंट है।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, ये स्टार्ट UTR प्रेजेंट है, दिस इज ऑल्सो UTR 5' एंड 3' एंड, और ये बस सिंगल ही हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म होगी। अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली व्हाट, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली UTR present at 5' end, and this is also UTR present at 3' end, बट एंड यहाँ पर ये हो गई स्टार्ट साइट, कहाँ लिखूँ इसे, यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज स्टार्ट साइट एंड दिस इज स्टॉप कोडोन, स्टॉप साइट और स्टॉप कोडोन। अब यहाँ से जो बनेगा दैट इज प्रोटीन ए, ये एक सिस्ट्रॉन है, ये दूसरा एंड ये तीसरा, सिस्ट्रॉन 1, सिस्ट्रॉन 2 एंड सिस्ट्रॉन 3। तो ये हो गया ना mRNA पॉलीसिस्ट्रॉनिक, दैट्स वाई ये कैसा mRNA है, वेट, पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA, बिकॉज इस mRNA पे एक से ज़्यादा सिस्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये mRNA एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेगा। प्रोटीन ए, दिस इज प्रोटीन बी एंड दिस इज प्रोटीन सी, एक से ज़्यादा प्रोटीन के लिए ये कोड कर रहा है, वेयर एज जो ये वाला mRNA है दैट इज़ ये सिर्फ एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। यहाँ पर भी एक्चुअली क्या हुआ है, UTR तो प्रेजेंट है, 5' एंड पे भी प्रेजेंट है, वेट, UTR इधर भी प्रेजेंट है एंड UTR यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पर एक ही क्या है, ये स्टार्ट साइट यहाँ पे लिख लो, ये स्टार्ट साइट होगी एंड ये स्टॉप साइट होगी एंड स्टॉप कोडोन कह लो, ओनली 1 सिस्ट्रॉन, ये पूरा 1 सिस्ट्रॉन ओनली, दैट विल कोड फॉर ओनली 1 प्रोटीन, दैट्स वाई ये जो mRNA है ये मोनोसिस्ट्रॉनिक टाइप mRNA है, मोनोसिस्ट्रॉनिक टाइप mRNA। तो आई होप आपको ये mRNA के बारे में पता चल गया होगा। अब जेनेटिक RNA के बारे में, जो हमने डिफरेंट टाइप्स के RNA पढ़े थे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सम अदर टाइप्स ऑफ RNA, पहला है हमारे पास जेनेटिक और जीनोमिक RNA। अब जिनमें RNA एज जेनेटिक मटेरियल होगा, यूजली किस में होता है ये, वायरसेस में देखा जाता है ये। अब वायरसेस ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 तरह के होंगे, एक होंगे, वेट, एक होंगे आपके पास DNA वायरस, एक होंगे आपके पास RNA वायरस। इनको हम राइबो वायरस भी कहते हैं। अब DNA जो है वो फर्दर फिर 2 तरह का होगा, एक होगा डबल स्ट्रैंडेड, RNA भी 2 तरह का होगा, एक डबल स्ट्रैंडेड और एक सिंगल स्ट्रैंडेड। यहाँ पे लिख देते हैं डबल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA।
डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिर्फ हमें आरएनए से कंसर्न है, बट डीएनए भी इसके साथ है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। सिंगल स्ट्रैंडेड किस में होगा, याद रखना 5174 फाज में एंड M13 फाज में, राइट। तो सिंगल स्ट्रैंडेड में तो हमारे पास ये दो एग्जाम्पल आ गए। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड के साथ साथ कैसा होता है, सर्कुलर भी होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा एंड सर्कुलर होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड तो होगा, बट ये कैसा होगा, लीनियर। इसमें सबसे पहले फाजेस दो आते हैं, एक आएगा T2 फाज, एक आएगा आपके पास T4 फाज, राइट। अब पॉक्स वायरस भी आते हैं। पॉक्स वायरस का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स वायरस। वायरस की बात कर रहे हैं हम। एंड यहाँ पर हेपेटाइटिस बी वायरस जो है उसका भी डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए खासकर। फिर हमारे पास आता है दैट इज़, एक और रह गया, T2 फेज, T4 फेज एंड लैम्डा फेज। अब जिसने यहाँ पर मेरे को इनका वो बता दिया, नंबर ऑफ बेस पेयर, इन दो का मैंने आपको बताया हुआ है, उसका मतलब वो थोड़ा रिवाइज कर रहा है चीज़ों को। तो देखो 5174 से हमने स्टार्ट किया था लेंथ ऑफ डीएनए में, मैंने बताया था 5 6 6 का हाफ 3, 5 + 3 8, 5 3 8 6 बेसिस इसकी प्रेजेंट होती है। एंड लैम्डा फेज का मैंने आपको बताया था कैसे, 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 48 + 2 50, राइट, 48 49 50। तो 48502 बेस पेयर लैम्डा फेज में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो थे डीएनए वायरस, बट हमारा कंसर्न आरएनए से है फिलहाल के लिए। तो देखो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बहुत कम में होता है, दैट इज़ एक्चुअली रियो वायरस। रियो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो, उसमें हमारे पास मोस्ट जो पैथोजेनिक वायरस होते हैं टू ह्यूमन, वो इसमें आते हैं। वायरस टू ह्यूमन वो इसमें आते हैं, जैसे कि हमारे पास आता है पैरामिक्सो वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस, देन हमारे पास और क्या आता है, राइनो वायरस आता है, और बहुत सारे हैं जैसे कि हेपेटाइटिस A C D E वायरस, फिर HIV वायरस, राइट, ये सारे हैं। TMV वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस जो है वो तो प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करवाता है। बट HIV का आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ये स्पेशल टाइप ऑफ वायरस है, दैट इज़ रेट्रो वायरस। ये रेट्रो वायरस है, यानी है तो ये कैसा, स्टिल राइबो वायरस ही है with reverse transcriptase enzyme, reverse transcriptase enzyme। एंड HIV के साथ साथ हमारे पास QB फाज भी आता है, QB फाज। तो फाजेस आपको पता होने चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड कौन है एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कौन है। तो ये तो हो गया जेनेटिक वायरस, जेनेटिक आरएनए। फिर हमारे पास आता है कैटालिटिक आरएनए। कैटालिटिक आरएनए में दो कैटेगरीज आती है, फर्स्ट इज 23S rRNA एंड 28S rRNA। तो ये बेसिकली rRNA हैं।
तो कैटालिटिक आरएनए क्या होता है? कैटालिटिक आरएनए इज द आरएनए विच acts as catalyst ये बेसिकली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन्वॉल्व होता है। एंड ये कैटालिटिक आरएनए को हम एक्चुअली क्या कह देते हैं? राइबोजाइम। एक्चुअली राइबोजाइम का मतलब आपको समझ आना चाहिए। राइबोजाइम का मतलब है आरएनए विच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। और ये किसकी तरह काम करेगा? पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज यानी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होता है? CONH बॉन्ड। इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट है दैट इज 23S RRNA, सेकेंड है हमारे पास 28S RRNA। 23S RRNA प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होगा एंड ये हमारे पास यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होगा। राइट। अब हमारे पास आता है SNRNA एंड SCRNA। तो SNRNA की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर RNA। सबसे पहली बात, ये नॉन कोडिंग है, किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करते। नॉन कोडिंग एंड ये बेसिकली नॉन कोडिंग स्मॉल RNA मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रीली डिस्पर्स्ड इन दी न्यूक्लियस, खुले पड़े रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और इनका रोल किस में होता है? रोल इन स्प्लाइसिंग और वी कैन से प्रोसेसिंग ऑफ प्री आरएनए। प्री आरएनए के बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ। यानी जो HNRNA फॉर्म हुआ है, इमेच्योर RNA फॉर्म हुआ है, उसकी स्प्लाइसिंग में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है? SNRNA मॉलिक्यूल है, वो 7 से 8 प्रोटीन के साथ जुड़ेंगे, प्रोटीन्स के साथ जुड़ेंगे एंड वो यहाँ पे बना देते हैं SNRNP। SNRNP को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस करते हैं स्नाप्स। एंड ये है बेसिकली स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी न्यूक्लियस के अंदर रहने वाली RNA के साथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं। राइबो का मतलब है RNA एंड प्लस प्रोटीन। तो SNRNP बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर हुआ? न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर हुआ, बिकॉज इसमें न्यूक्लिक एसिड RNA प्रेजेंट है एंड प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो एक्चुअली SNRNA भी नहीं, SNRNPs का रोल होता है। SNRNPs को हम स्प्लाइसोसोम्स भी कहते हैं। स्प्लाइसोसोम्स इन्हीं को ही कहते हैं। इनका क्या है रोल हमने बता दिया। एक्चुअली पार्टिसिपेट्स इन स्प्लाइसिंग, ये पार्टिसिपेट करते हैं। जब SNRNA के साथ हमारे पास प्रोटीन्स जुड़ती है तो SNRNP फॉर्म होता है जो कि स्प्लाइसिंग में इन्वॉल्व होते हैं। राइट। अब SNRNA के बाद SCRNA आता है। SCRNA दैट इज स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA, जो साइटोप्लाज्म में रहेगा। राइट, इट इज़ वेरी एविडेंट।
तो होता क्या है, जो एक टाइप का है 7S ScRNA, वो जाके जुड़ता है प्रोटीन के साथ एंड फिर वो बना देता है SRP, दैट इज सिग्नल रिकॉग्निशन पेप्टाइड। सिग्नल रिकॉग्निशन पेप्टाइड। अब जो सिग्नल रिकॉग्निशन पेप्टाइड है SRP, SRP हेल्प्स इन, थोड़ा नीचे शिफ्ट करते हैं इसे, SRP, ये सारा ही एक्चुअली ब्लू से हो गया, वेट, हाँ अब सही हो गया। SRP एक्चुअली हेल्प करता है बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम एंड नेसेंट पॉलीपेप्टाइड, जो नया पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनी है उसकी बाइंडिंग में हेल्प करता है पॉलीपेप्टाइड, किसके साथ, विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ड्यू टू विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेगुलेटरी पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, इतनी सी बात है। तो हमने क्या पढ़ा, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के आरएनए पढ़े, और हमने पढ़ा RRNA, mRNA, tRNA। तो ये बेसिकली 3 टाइप के आरएनए तो इन्वॉल्व होते ही है। तो हम लिख सकते हैं दैट all 3 types of RNAs, that is RRNA, mRNA, tRNA, are involved in प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं along with few accessory RNA मॉलिक्यूल, कुछ अदर असेसरी RNA मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिसलेनियस टर्म्स जो मुझे आपको बतानी थी, एंड ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। यूकैरियोटिक mRNA, प्रोकैरियोटिक mRNA को हम डिस्कस कर चुके हैं। सो या दैट्स इट। So I hope you like the session. If you really like the session, please hit the like button. And if you have any queries, any doubts, so do post it in the comment section. And we will meet in next class. Till then, happy learning and have a good day. Thank you so much.